नमस्कार दोस्तों। आज 3 अक्टूबर 2023 को एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आपके साथ बातें करूँगा और आपको कुछ बहुत ही दिलचस्प छोटी छोटी कहानियाँ एनेक्डोट्स सुनाऊँगा आपको। इस वीडियो में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में हम बातें करेंगे। दोस्तों, एक घटना का जिक्र करता हूँ जो बहुत चौंका देने वाली है और शायद बहुत से लोग इसको नहीं जानते। अभी कल देख रहा था कौन बनेगा करोड़पति, और मैं अभी भी मुग्ध हो जाता हूँ हमारे हरिवंश राय बच्चन जी के सुपुत्र श्री अमिताभ बच्चन जी इतने 75 प्लस की उम्र में इतना एनर्जेटिकली आते हैं और एक इतना अच्छा शो, इतना पॉपुलर शो के होस्ट हैं। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो अगर नहीं होते तो क्या होता। हो सकता था कि बच्चन जी बचपन में ही गुम हो जाते, और हो सकता था कि उनके पिताजी के पास सिर्फ उनके छोटे भाई अजिताभ ही रहते। आप शायद जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जी के एक छोटे भाई हैं अजिताभ बच्चन जी। तो हो सकता है कि बचपन में हमेशा के लिए गुम हो जाते अमिताभ बच्चन, हमेशा के लिए हम नहीं पाते उनको। एक ऐसी घटना घटी थी जिसमें लगभग वो खो गए थे अपने परिवार के लिए। उनके माता पिता लगभग आशा छोड़ दिए थे कि उनको पाएंगे, उनको ढूंढ पाएंगे। घटना लगभग 1930 वगैरह की होगी। ये उस समय की घटना है जब भारत और पाकिस्तान एक हुआ करते थे। आप में से अधिकांश लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन जी के नाना जी यानी श्री हरिवंश राय जी बच्चन जी का ससुराल अभी पाकिस्तान साइड में पड़ता है। तो एक बार वो अपने ससुराल जा रहे थे हरिवंश राय बच्चन जी, और उस समय सिर्फ अमिताभ बच्चन जी उनके साथ थे और तेजी बच्चन जी उनकी माता जी थी। लाहौर स्टेशन पर टिकट कटाने की ज़रूरत हुई। लाहौर स्टेशन, अभी लाहौर आप जानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से अनडिवाइडेड पंजाब जो था उसकी राजधानी थी लाहौर। और लाहौर एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही इम्पोर्टेंट, हिस्टोरिकली भी इम्पोर्टेंट एक सिटी है। और ऐसा कहते हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। लाहौर की एक समय ये ख्याति थी। और आप में से शायद बहुत लोग जानते होंगे कि महाराजा रणजीत सिंह जी ने जो सिख राज्य की स्थापना की उसकी राजधानी लाहौर थी, जो अभी पाकिस्तान में है। तो सिख राज्य का जो है, सिख साम्राज्य जो महाराजा रणजीत सिंह जी ने, हरि सिंह नलवा उनके जनरल थे, उनके सेनापति थे, कई लड़ाइयाँ लड़के एक साम्राज्य बनाया था, सिख साम्राज्य। उसकी राजधानी लाहौर थी जो अब पाकिस्तान में है। तो इसी लाहौर में, लाहौर स्टेशन पर बच्चन जी और तेजी बच्चन जी टिकट खरीदने के लिए उनको ज़रूरत पड़ी। तो बच्चन जी बोले कि मैं प्लेटफॉर्म पर, अमिताभ जी 2-2.5 साल के रहे होंगे। अमिताभ बच्चन 2-2.5 साल के थे। अपने पिता की उंगली पकड़ के स्टेशन पे खड़े हो गए और तेजी बच्चन जी जो है तुरंत जो है गई, वो टिकट की लाइन में लग गई लाहौर स्टेशन पर। कुछ देर बाद हरिवंश राय बच्चन जी को ये ख्याल आया कि कब न जाने उंगली छुड़ा करके अमिताभ बच्चन जी गायब हो चुके हैं। उस समय वो मात्र 2-2.5 साल के थे। अब कुछ देर बाद वो जब उनको ख्याल आया बच्चन जी को, तो बच्चन जी सोचे कि हाथ छुड़ा के शायद वो टिकट काउंटर की तरफ गया है। तो वो दौड़े दौड़े गए टिकट काउंटर की तरफ और तेजी बच्चन जी से पूछा कि अमिताभ आया क्या, हमको ख्याल ही नहीं रहा कब उंगली छुड़ा के चला आया। कहता नहीं, तो मेरे पास नहीं आया। तो अब दोनों की बेचैनी और घबराहट का ठिकाना नहीं रहा। लोग ढूंढने लगे, दोनों पति पत्नी बेतहाशा बहुत चिंतित हो गए।
छोटा बच्चा, ट्रेन की आवाज़ आई और नाना तरह की शंकाएं मन में, कोई उठा ले गया, कोई बच्चों को उठाने वाले होते हैं, तो किडनैप कर लिया कोई, तो वो लगे बेतहाशा दौड़ने भागने, बहुत बेचैन हो गए। उनको परेशान देखकर किसी यात्री ने कहा कि अरे एक बच्चा वो सीढ़ियों से ऊपर चला गया है, पुल के ऊपर, कहीं वो तो आपका बच्चा नहीं। तो ये दौड़े दौड़े सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर बच्चे पहुँचे। तो बच्चन जी कहते हैं कि हज़रत जो है वो सीढ़ियों पे चढ़ के और ऊपर से ट्रेनों की आवाजाही देख रहे थे, उसका मजा ले रहे थे। तो आप समझ गए इस घटना से कि कुछ भी हो सकता था। उस दिन कोई अगर उठा के किडनैप करके ले जाता, वो बहुत सुंदर बच्चे थे, जवानी में सुंदर तो ही हैं, और वो थे ही, और बहुत सुंदर थे, और उनको कोई भी आदमी लेके चला जा सकता था, कोई बांझ औरत या कोई और। तो धन्यवाद प्रभु का कि आज अमिताभ बच्चन जी हमारे सामने हैं, अपने परिवार के साथ रहे और बड़ी बड़ी तन्मयता से, बहुत उम्मीद लेके और बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे संस्कारों से, और बहुत मेहनत की उनको पढ़ाने में। घर में इतनी शिक्षा देते थे बच्चन जी। बच्चन जी और मिसेस बच्चन जो है वो शेक्सपियर के नाटक जो है वो घर में पाठ करते थे और पढ़ते रहते थे। और हरिवंश राय बच्चन जी ने तो लगभग 4 जो प्रमुख नाटक हैं शेक्सपियर के, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, इनका शायद हिंदी में अनुवाद भी किया है। तो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और उनके यहाँ बहुत विद्वान लोग आया जाया करते थे। दारागंज में निराला जी रहते थे, वो भी आ जाते थे। सुमित्रानंदन पंत जी थे, वो अल्मोड़ा के थे, तो उधर से वो आ जाते थे कभी दिल्ली। पंत जी ने कभी शादी नहीं की, तो पंत जी जो है वो निराला जी से ज़्यादा आते थे, और पंत जी के लिए खास व्यवस्था की जाती थी। पंत जी के लिए एक कमरा दे दिया जाता था, और पंत जी 10-15 दिन रुक जाया करते थे हरिवंश राय बच्चन जी के निवास पर। आपको बताएं कि अमिताभ और अजिताभ, ये जो 2 नाम हैं, ये सुमित्रानंदन पंत जी ने ये नामकरण किया था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये नाम हरिवंश राय बच्चन जी या उनकी वाइफ तेजी बच्चन ने नहीं दिया। ये बच्चन जी के बहुत ही अच्छे दोस्त सुमित्रानंदन पंत जी, जो हिंदी के वर्ड्सवर्थ कहे जाते हैं और हिंदी के प्रकृति के सबसे अच्छे कवि हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि। और हिंदी में प्रकृति का इतना बड़ा कवि नहीं हुआ जैसा कि विलियम वर्ड्सवर्थ जैसा अंग्रेजी में कोई बड़ा कवि नहीं हुआ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना मैंने आपको सुनाई। एक बार सुमित्रानंदन पंत जी तो बहुत बड़े कवि थे ही, और वो हाथ भी देखा करते थे। तो एक बार बच्चन जी को बोले, अरे बच्चन आओ तुम्हारा हाथ देखते हैं। तो उनका हाथ देखे, उन्होंने कुछ बातें बताई। फिर वो अमिताभ को बुलाए, अमिताभ का हाथ देखे बोले कि अरे अरे बच्चन, ये तो तुम्हारे बच्चे का बहुत गजब का जो है उसकी हाथ की लकीरें हैं, ये तो तुमसे भी बड़ा आदमी होगा, ये बहुत नाम कमाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि पंत जी कितने पहुँचे हुए हस्तरेखा विशेषज्ञ भी थे। वो बहुत बड़े कवि हैं, छायावादी कवि, ये तो सभी जानते हैं। प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत, ये 4 जो हैं वो छायावादी कविता के स्तंभ कहे जाते हैं। तो इतने बड़े कवि होने के साथ साथ बहुत बड़े हस्तरेखा विशेषज्ञ भी थे पंत जी। तो पंत जी जो हैं वो बहुत घुंघराले बाल रखते थे और कुछ बहुत ही कोमल प्रकृति के थे, दिखने में काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व था उनका, और उनको राजाश्रय प्राप्त था। उनको कोई किसी छोटे मोटे राजा या बहुत ही किसी धनी आदमी का पैट्रनाइजर, वो पैट्रन थे, उनको पैसे वैसे दिया करते थे। उनको उस ज़माने में लेखक और कवियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। प्रेमचंद जी जैसा कवि, बहुत बड़ा उपन्यासकार और कहानी लेखक भी आर्थिक तंगी से सारा जीवन जूझता रहा, तो लेखक को ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। लेकिन पंत जी को की अवस्था अच्छी थी। वहीं
बहुत महान कवि उनके समकक्ष निराला जी थे। तो निराला जी थे, वो दारागंज में रहते थे और उनको पैसे का बहुत अभाव रहता था। तो और पंत जी की लोकप्रियता भी बहुत थी, तो बड़े बड़े लोगों में भी जो है जेलसी बहुत कॉमन एक फीलिंग है, वो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे साधारण लोगों में भी होती है। तो कहीं ना कहीं निराला जी पंत जी में हो ना हो, लेकिन निराला जी में थोड़ी जेलसी की भावना थी, ऐसा लगता है। क्योंकि एक घटना का वर्णन है हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा में। उनकी आत्मकथा बाय द वे आप जानते हैं कि 4 भाग में है, जो कि आत्मकथा साहित्य में अद्वितीय है। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा 4 भाग में है और बहुत ही बढ़िया। मैं तो इसे हमेशा पढ़ता रहता हूँ। पहला खंड है क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा खंड है नीड़ का निर्माण फिर, जो उन्होंने दूसरी बार शादी की, उनकी पहली पत्नी श्यामा जी का 10 वर्ष के गृहस्थ जीवन के बाद उनका देहांत हो गया आंत के टीबी से। तो 2-3 साल बाद फिर हरिवंश राय बच्चन जी ने शादी की श्रीमती तेजी बच्चन जी से, जो खुद ही एमए थी और वो भी लेक्चरर थी एक महिला कॉलेज में। तो तेजी बच्चन जी उनकी दूसरी पत्नी हुई। उस समय बच्चन जी की उम्र 35-36 होगी, हरिवंश राय बच्चन जी की। तो बच्चन जी के घर में एक बार पंत जी आए हुए थे और निराला जी भी आ गए। अब निराला जी वो कुश्ती लड़ने का उनको शौक था, तो वो एक बातों बातों में जो है वो उनका जलन कहीं ना कहीं प्रकट हो गया। बोला आओ आओ हो जाए, एक आध दाव हो जाए। और वो जबरदस्ती जो है पंत जी को पकड़ के खींचने लगे कि कुश्ती लड़ो मेरे साथ। अब ये जो है कि वहाँ हरिवंश राय बच्चन जी बैठे हुए थे और कह रहे नहीं नहीं छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। तो हरिवंश राय बच्चन जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि अगर उस दिन निराला जी अगर पंत जी को उठा पटकी करने लगते तो मैं भी भगवान कसम जो है मैं पील पड़ता, यानी पंत जी के बचाव में मैं जरूर जो है निराला जी की का विरोध करता। तो इस तरह आप सोच सकते हैं कि निराला जी वाकई जैसा उनका उपनाम था निराला, वो निराला व्यक्तित्व के थे और कहीं ना कहीं एक जेलसी की भावना बड़े बड़े लोगों में भी होती है। तो दोस्तों मैंने ये कुछ बड़ी मज़ेदार घटनाएं आपको सुनाई और आप ये जो 4 भाग है हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा जरूर पढ़ें। क्या भूलूं क्या याद करूं पहला भाग, दूसरा नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा बसेरे से दूर, जब वो कैम्ब्रिज चले जाते हैं पीएचडी करने के लिए, तो बसेरे यानी इलाहाबाद से दूर कैम्ब्रिज चले जाते हैं। उन्होंने बाय द वे जो पीएचडी किया वो अंग्रेजी के 20वीं सदी के महान कवि WB येट्स, विलियम बटलर येट्स पे किया। और बड़े भाग्यशाली थे। विलियम बटलर येट्स की मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो आयरलैंड के थे और वो इंग्लैंड कैम्ब्रिज से वो आयरलैंड गए और विलियम बटलर येट्स के घर गए, उनकी पत्नी से मिले और उनकी पत्नी ने उनके बहुत सारी पांडुलिपियाँ उनको दिखाई। और उस समय के WB येट्स पर सबसे बड़े जो अथॉरिटी थे, जो सबसे बड़े जानकार थे, TR हैन, वो इनके गाइड बने। तो इस तरह बड़ा ही पांडित्यपूर्ण, बहुत ही स्कॉलरली थीसिस लिखा और पीएचडी करके बच्चन जी वापस इलाहाबाद आए और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उन्होंने अध्यापन किया। उसके बाद वो कुछ दिनों बाद उनको नेहरू जी केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ले गए और वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के जो स्पीच को इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश और बाकी सब जो है राज भाषा के काम वो संभालने लगे। तो वो बाद में वो दिल्ली चले गए। और बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि तेजी बच्चन जी इतनी डायनेमिक पर्सनालिटी थी कि उन्होंने लिखा है बच्चन जी ने कि अपनी आत्मकथा में कि तेजी बच्चन जी ने कहा कि मैं, उनके पास उस समय गाड़ी थी, तो तेजी बच्चन जी ने खुद ड्राइव करके अपना परिवार लेकर के वो इलाहाबाद से दिल्ली गई और उन्होंने कहा कि मैं ड्राइवर को अपना इतना बड़ा संपत्ति जो मेरा फैमिली है, जो मेरी बहुत बड़ी एक संपदा है, उसको मैं ड्राइवर किसी के हाथ नहीं छोड़ सकती। वो खुद ड्राइव करके अपने फैमिली को लेकर के दिल्ली पहुंची। तो ऐसी थी श्रीमती तेजी बच्चन, इतनी डायनेमिक थी। वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस भी थी। एक बार उनकी एक्टिंग देखने
उन्होंने एक नाटक दिल्ली में एक मंचन किया गया था, जिसमें उन्होंने एक गाँव की बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो ज़मींदारिन टाइप का या कोई बहुत ही अ, बड़े ही मजबूत व्यक्तित्व की एक महिला का रोल किया था और उसको नेहरू जी ने भी देखा और बाकी सभी बहुत बड़े-बड़े राजेंद्र प्रसाद वगैरह सब बैठ कर के उस नाटक को देखा और नेहरू जी ने बड़ी तारीफ़ की, वो ज़मींदारिन का जो रोल उन्होंने ज़मींदार की पत्नी का जो किया था। तो अभिनय जो है वो विरासत में मिली अमिताभ बच्चन जी को। एक बार फ़िल्मी कंपनी ने लगभग जो है तेजी बच्चन जी को साइन कर लिया था और अंत समय में बॉम्बे जा कर के तेजी बच्चन जी अभिनेत्री बनने ख़्याल से बॉम्बे गईं और वहाँ जो है वो लगभग साइन कर चुके थे किसी फ़िल्म के लिए। तो अंत में उन्होंने जो है चूँकि बच्चे हो चुके थे, तो अंत में उन्होंने अपना जो है डिसीज़न हटा लिया और वरना वो अमिताभ बच्चन से पहले शायद उनकी माताजी तेजी बच्चन जी अभिनेत्री बन चुकी होती। ये चीज़ ये जो फैक्ट है, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि तेजी बच्चन जी अभिनय में भी बहुत पारंगत थी। और बच्चन जी तो नाटक पढ़ा करते थे, शेक्सपियर के अच्छे अथॉरिटी थे और कविता उनका तो क्षेत्र था ही, वो कवि के ऊपर रिसर्च किया था उन्होंने। तो अभी आप देखिए कि किस तरह के परिवार से अमिताभ बच्चन जी आए हैं और वो इतने अच्छे अभिनेता हैं और इतना अच्छा बोलते हैं। वो कभी गैर फ़िल्मी समारोह में भी बहुत अच्छा बोलते हैं। वो एक बार पार्लियामेंट में मेंबर भी चुने गए, चुनाव लड़के गए। तो बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक हैं हमारे श्री अमिताभ बच्चन जी। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इतने अच्छे संस्कार और इतने बढ़िया पावरफुल बैकग्राउंड से वो आए हैं और यही है उनके व्यक्तित्व के पीछे का बैकग्राउंड, जिसके चलते उनकी इतनी सशक्त पर्सनालिटी है, इतना सशक्त अभिनय है। तो ही इज़ ए गिफ्ट टू आवर नेशन। तो आज के वीडियो में इतना ही, विदा लेता हूँ आप सबसे। नमस्कार।